Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बच्चों इसके अंदर हमें यूनिट सेल की जो डेंसिटी होती है उसको हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले पिछली वाली वीडियो को आप कंप्लीट देखते जाओ, पार्ट ए से लेकर पार्ट 11 तक, तब जाके आपको समझ में आएगी सभी की वैल्यू। एफसीसी में कितने आइटम होते हैं, एससीसी में कितने होते हैं और एंड में कितने होते हैं, वो सब वैल्यू आपको पता चलेगा कि एक क्यूबिक के अंदर कितने डायगोनल होते हैं। ये सब बच्चों आपको पता चलेगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डेंसिटी का जो एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी तो बच्चों मास बाय वॉल्यूम होती है, ये तो आपको सभी को पता है। ओके, अगर किसी को नहीं पता तो आप पता कर लेना कि डेंसिटी जो होती है बच्चों वो मास बाय वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो आप सोचोगे वॉल्यूम तो हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, बट मास हम कैसे निकालें। मास में दिक्कत आएगी ना। वॉल्यूम को मैंने आपको सिखाया है हर एक क्यूबिक बनाकर, हर एक यूनिट सेल बना के कि वॉल्यूम का फॉर्मूला 1 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अब वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए आप कि कोई यूनिट जो होती है वो एफसीसी में बच्चों कितने नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं आपको पता है, 4 आइटम्स होते हैं, ठीक है। दैट इज़ क्लियर पॉइंट। और बीसीसी में कितने आइटम होते हैं, नंबर ऑफ़ आइटम उसमें 2 होते हैं, ठीक है। एससीसी में कितने होते हैं बच्चों, 1 होते हैं। और ईसीसी में कितने होते हैं आइटम, 2 होते हैं। अगर आपको कभी कहीं एससीपी दिख जाए तो उसमें बच्चों 6 आइटम होते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि एफसीसी, बीसीसी, एससीसी में कितने आइटम्स होते हैं, इतने आइटम होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि जो हमारी एज लेंथ होती है वो क्या है, ए सेंटीमीटर होती है। कैसे होती है, एक मैंने यूनिट बनाई है, क्यूब बनाया है, उसके अंदर अगर हम उसकी जो हमारी लेंथ हो गई, हाइट हो गई और उसकी विड्थ होगी, उसको बच्चों हम क्या मानते हैं, ए सेंटीमीटर मानते हैं, ठीक है। अगर इस वाले पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल का अगर हम कंट्रीब्यूट हिस्सा देखें, ठीक है, तो पूरा का जो हमारी एज लेंथ होगी बच्चों वो ए सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो बच्चों वॉल्यूम का क्या फार्मूला था, वॉल्यूम का बच्चों फॉर्मूला था कि ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आगे इसकी लेंथ भी, विड्थ भी और हाइट भी ए सेंटीमीटर है, ठीक है। और विड्थ भी ए है और हाइट भी बच्चों ए है। तो टोटल ओवरऑल इसका फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हमें वॉल्यूम तो पता चल गया, हम मास कैसे पता करेंगे। तो एक्चुअली बच्चों हमें वॉल्यूम तो हमें पता चल गया कि ए क्यूब होता है, ठीक है। मास कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको एक सिंपल ट्रिक के अनुसार बताऊंगा। वॉल्यूम तो हमें पता चल गया, मास कैसे पता चलेगा। अगर मैं आपको कह दूं कि मेरे को ये पता चल जाए कि कोई भी एक यूनिट सेल के अंदर उसके नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, ठीक है। अगर हमें आइटम मिल गए तो उस आइटम का बच्चों मास कितना होगा ये भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कह दूं कि हमें क्या निकालना है, मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि द नंबर ऑफ मास ऑफ यूनिट सेल अगर हमें निकालना है तो अगर एक यूनिट का कितना आइटम होगा और उस आइटम का कितना मास हमें मिलेगा, उसके ज़रिए से हमें क्या मिलेगा, मास हमें मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे हमें नंबर ऑफ़ आइटम मिलकर आइटम का मास मिला और कैसे हमने डेंसिटी को प्रूफ किया, ठीक है। एग्जाम्पल बच्चों मेरे पास कोई एससीसी का मतलब यूनिट सेल है, क्यूबिक है, ठीक है। आपको सभी को पता है कि एससीसी में जो आइटम होते हैं बच्चों वो हमेशा 1 होते हैं, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि जो भी हमारे ये यूनिट सेल का जो आइटम होता है, मतलब एससीसी का में जो आइटम होते हैं वे 1 होते हैं, ठीक है। जो आइटम वो क्या होंगे, लेट्स सी मैंने वो आइटम कार्बन मान लिए, ठीक है। तो बच्चों कार्बन का मास कितना होता है आपको पता है, 1.99 × 10⁻³ ग्राम होता है मास,
कार्बन का, ठीक है। तो ओवरऑल इसका कितना आएगा 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम आ गया। मतलब हमें क्या पता चल गया, उस एक आइटम का मास पता चल गया ना। अगर मैं कह दूं कि मेरे पास BCC की एक यूनिट है, ठीक है, BCC की एक यूनिट है और एक क्यूबिक बना दिया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ मैं एक्चुअली दो बना दूंगा, ठीक है। एक की जगह 2 लिख दिया यहाँ मैंने, ठीक है। आइटम मैंने कार्बन का मान लिया, तो कार्बन का कितना आइटम होता है, मास कितना होता है 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3.98 मल्टीप्लाई 20⁻23 ग्राम आ गया, ठीक है। BCC का मास आ गया ये, ठीक है। तो बच्चों हम मास कैसे निकालेंगे, ई इफेक्टिव मल्टीप्लाई मास ऑफ वन आइटम। बच्चों कहीं कहीं ई इफेक्टिव को बच्चों जेड इफेक्टिव भी कहते हैं कई बुक में, ठीक है। और जेड इफेक्टिव को बच्चों खाली जेड से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है। ई इफेक्टिव को बच्चों जेड इफेक्टिव भी कहते हैं और जेड इफेक्टिव को बच्चों जेड से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम एक चीज़ में आ गई कि मास ऑफ वन आइटम, मैं एक आइटम का मास कैसे डिफाइन करूँगा। बच्चों वन आइटम का मास कैसे पता चलेगा, एक्चुअली बच्चों फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कह दूं कि मेरे पास बच्चों कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, मतलब कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, ठीक है, 12 AMU, ठीक है। AMU हो गया, मतलब हमारा ग्राम पर मोल्स, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि एक मोल किसके इक्वल होता है बच्चों 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 इक्वल होता है एक मोल्स, ठीक है। यहाँ AMU की जगह बच्चों हम ग्राम्स पर मोल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब मैं कह दूं कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसका जो 16 मोलर मास होता है उसका AMU, या इसको मैं कह दूं AMU कह दूं या इसको मैं ग्राम पर मोल्स कह दूं, ठीक है। तो 1 मोल्स कितने होते हैं बच्चों, इसके भी 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 ग्राम होता है बच्चों, होता है ना। अब मैं क्या करूं कि जिससे मेरा मास ऑफ वन आइटम निकल जाए, ठीक है। क्या करना पड़ेगा बच्चों, इससे और इसकी क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा मास ऑफ वन आइटम निकल के आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ वन आइटम इज इक्वल टू मोलर मास, मतलब हमारा MM मास अपॉन में Na मतलब हमारा एवोगैड्रो नंबर, ये हमारा एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, ग्राम्स या मोल्स, ठीक है। तब जाके हमारा फॉर्मूला बनेगा बच्चों कि जेड इफेक्टिव मतलब नंबर ऑफ आइटम कितने हैं मल्टीप्लाई MM मतलब मोलर मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर और मल्टीप्लाई A³। ये निकल के आई है बच्चों हमारा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। इतना आपको समझ में आया, अभी तक कुछ दिक्कत आपको, अगर दिक्कत है तो बताओ प्लीज़ कमेंट करके, मैं सोल्व करूँगा। इसी के बेस पे बच्चों कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, मैं 1-2 न्यूमेरिकल आपको लिखवाऊंगा, आप उसकी प्रैक्टिस करना, अगर नहीं आए तो प्लीज़ बताना, ठीक है। मैं एग्जांपल लिख दूंगा, न्यूमेरिकल लिख दूंगा और उसका सॉल्यूशन लिख दूंगा, मैं बताऊंगा नहीं कि ये कहाँ से आया ये कहाँ से आया, वो आपको खुद पता करना पड़ेगा। मैंने सारी चीज़ बच्चों लिखी हुई है 1 by 1 करके, ओके। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के ऊपर एक न्यूमेरिकल है, मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप सोल्व करना खुद कि ए सॉलिड हैविंग CP अरेंजमेंट हैविंग एज लेंथ ऑफ 400 पिकोमीटर एंड जो इसका मोलर मास ऑफ कंपाउंड है वो 64 ग्राम पर मोल्स है, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल निकालनी है। तो बच्चों आप एक चीज़ आप ध्यान रखना, इसमें एज लेंथ भी दे रखी है 400 पिकोमीटर है, ठीक है, और इसका मोलर मास भी दे रखा है 64 ग्राम पर मोल्स है, ठीक है।
आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सोल्व करने से पहले अगर आपको बच्चों पिकोमीटर में वैल्यू दे रखी है, अगर एग्ज़ाम में बच्चों मीटर में आ जाए तो आप कैसे करोगे, या उसको नैनोमीटर में आ जाए तो कैसे करोगे, ठीक है, सेंटीमीटर में आ जाए तो कैसे करोगे। तो एक आपको बताता हूँ बच्चों, जब आपकी वैल्यू पिकोमीटर में दे रखी है तो उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, नैनोमीटर दे रखा है तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे कि कुछ वैल्यू बताता हूँ कि जब 1 पिकोमीटर कितने 10⁻⁻12 मीटर होते हैं, 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होते हैं, ठीक है। और 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं, 10⁻⁹ मीटर होते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर होते हैं ना। तो अगर ये वैल्यू बच्चों पिकोमीटर में दे रखी है, कैसे दे रखी है कि जो इसकी एज लेंथ है बच्चों वो 400 पिकोमीटर में दे रखी है, मुझे ये मीटर में कन्वर्ट करनी है। कैसे करोगे कि 400 × 10⁻12 मीटर, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दी। 1 मीटर में 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होते हैं। ओके, ये तो बच्चों बहुत ज़्यादा लंबी वैल्यू बन जाएगी। इसको बच्चों मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे करूँगा आपको पता है, 4 × 10⁻²। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, एंड मल्टीप्लाई 10⁻12 मीटर। तो ओवरऑल जो हमारा एज लेंथ निकल के आएगी वो 4 × 10⁻10 मीटर हमने वैल्यू निकाली है एज लेंथ, ठीक है। अब जो हमारी एज लेंथ है 400 पिकोमीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 × 10⁻10 मीटर रखेंगे, ठीक है। पिकोमीटर भी दे रखा है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड भी दे रखा है। फाइंड आउट क्या करना है, डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। फॉर्मूला पुट करो और वैल्यू पुट करो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व करो, इतना मैंने करा दिया है, बाकी अगर नहीं आया तो मैं कराऊंगा। हमारा बच्चों मोलर मास इसने दे रखा है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना है, 64 ग्राम पर मोल्स है, ठीक है। अब हमें निकालना है डेंसिटी, ठीक है। जेड इफेक्टिव क्या होगा, मतलब जो जेड इफेक्टिव है वो किस अरेंजमेंट जैसा होगा, इसने दे रखा है कि ए सॉलिड हैविंग क्लोज क्यूबिक पैकिंग अरेंजमेंट जैसा होगा, ठीक है। अगर क्लोज क्यूबिक अरेंजमेंट जैसा आपको दिखाई दे तो उसको हम बच्चों एफसीसी से सोल्व करते हैं और इसका जो जेड इफेक्टिव होगा वो आएगा बच्चों 4। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। जेड इफेक्टिव मिल गया, मोलर मास हमें पता है, ए क्यूब हमें निकालना है और एन ए मतलब एवोगाड्रो की जो वैल्यू होती है उसको पुटअप करना है। तो सारी वैल्यू मैंने पुटअप कर दी, काट कूट के जो हमारा आंसर आया है बच्चों वो आया है 6.6 × 10⁻6 ग्राम मीटर, ठीक है। आप इसको देख लो, इसको आप उतार लो ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ओके, हेलो गाइस, आप सब कैसे हो, वेलकम बैक आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में, ठीक है। जो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, मतलब हम किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकालेंगे, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों। इससे पिछले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छी बातें बताई थी, ठीक है। कैसी बातें बताई थी, मतलब रेडियस रेशो निकालना सिखाया था मैंने आपको, ठीक है, और उसकी टेबल भी बताई थी और कुछ न्यूमेरिकल भी आपको शो करे थे। ओके, इतना आपको समझ में आया। इस वीडियो में बच्चों इतना ही काफ़ी है, आगे मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा। मैक्सिमम मेरी वीडियो बच्चों 4 और बनेगी या 3 बनेगी, फिर हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ना ही इसका बेल आइकन दबाना मत भूलना। ओके, थैंक यू।